बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासी हालात लम्हा बलम्हा तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तानी सियासी हालात किस करवट को बैठेंगे और किसके नसीब में बेहतरी आएगी और किसके लिए सियासी मौत भी हो सकती है, सेटबैक किसके लिए सबसे बड़ा होगा। आने वाले दिनों के अंदर अगर अवामी हिमायत हासिल करनी है तो वो किस तरीके से हासिल की जाएगी, किसी की अवामी मकबूलियत है तो उस पर कदगन लगानी है तो उसके लिए क्या हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। यही पाकिस्तानी सियासत का मंजरनामा है। एक तरफ पंजाब की हुकूमत घर जाने वाली थी तो दूसरी तरफ वफाक ने उसे रोक रखा है। तो वफाक की जानिब से एतमाद का वोट लेने की जो बातें की जा रही हैं, एतमाद का वोट लेने के बाद अगर वो कामयाब हो जाता है तो फिर तहरीक अदम एतमाद की जानिब नहीं जाया जाएगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए तहरीक जो है उस पर वोटिंग नहीं करवाई जाएगी। एतमाद का वोट कामयाब होने के बाद ही खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा। लेकिन इस सारे मंजरनामे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या कोई बैकडोर राबिते भी जारी हैं? क्या किसी ऐसे मंजिल पर लाने के लिए, किसी ऐसे नुक्ते पर मरकूज करने के लिए वफाकी हुकूमत कोशिश कर रही है कि कहीं पर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके और कहीं पर मुज़ाकरात हो सके जिससे इलेक्शन की जो तारीख है वो 4 माह या 5 माह बाद की दी जा सके। इस पूरे सियासी माशी मंजरनामे में बात राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं? सबसे पहले बात स्पीकर कौमी असम्बली की, क्या वो तमाम इस्तीफे कबूल कर लेंगे अगर इज्तिमाई तौर पर जाएं, या फिर वो वही बात दोहराएंगे कि फर्दन फर्दन सारे आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, एक बात तो आप लिख के रख लें, स्पीकर कौमी असम्बली या पीडीएम की हुकूमत किसी सूरत में भी तमाम इस्तीफे कबूल नहीं करेगी। ये मैं आपको मुसद्दक़ा इतला दे रहा हूं। वो किसी सूरत में भी इनके इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे। इनके इस्तीफों के हवाले से कोई ना कोई ऐसी चीज वो सामने रख देंगे, कोई ना कोई ऐसा नजायज जो है काम वो सामने रख देंगे कि जिससे ये मजीद इल्तवा का शिकार हो। क्योंकि हुकूमत किसी सूरत अफोर्ड नहीं करती कि किसी भी एक हल्के में वो ज़िमनी इलेक्शन करवाए और उसमें उसको कामयाबी मिले, नहीं मिल सकती, वो हारेगी। और किसके खौफ से वो ये असम्बली के इस्तीफे मंजूर नहीं करेगी। एक तो बात ये ज़हन में रखिए। सही। और दूसरा जो आपने कहा कि क्या आइंदा मुस्तकबिल सियासी क्या होगा, क्या मुआशी सियासी मुस्तकबिल हो, आइंदा आने वाले हालात जनवरी के महीने में, जनवरी के तीसरे हफ्ते में, ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, बड़ी खबर दे रहा हूं, जनवरी के तीसरे हफ्ते में हुकूमत इंतहाई परेशानी का शिकार हो जाएगी। हो सकता है कि हुकूमत तीसरे हफ्ते में खुद ये चाहे कि अब हमें घर भेज दिया जाए। खुद इनके लोग ये तमन्ना शुरू कर दें, इनके अंदर दरारें बननी शुरू हो जाए, इनके अंदर एक कोई नया बड़ा अपसेट ऐसा हो जाए कि हुकूमत जो है वो रुखसती की तरफ चली जाए। खुले लफ्जों बताएं कि वो अपसेट हो क्या सकता है, यानी वो वजूहात क्या पैदा हो सकती हैं कि जिसके बाद उन्हें यह लगे कि अब हमारा ठहरना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। मेरे पास इतला ये है कि IMF की तरफ से जो हुकूमत को कहा गया है नए साल पर कि ये मजीद टैक्स लगाए, और उसके साथ ये भी कहा गया है कि आप पेंशन बंद करें। पेंशन बंद करने के साथ साथ वजारतें जो हैं उनके हवाले से कहा गया कि इतनी वजारतें कम करें, इनकी तादाद कम करें। और इसके साथ आपको बड़ी खबर दे दूं, जिन लोगों पर करप्शन के इल्जामात हैं उन्हें फौरी तौर पर, ये मैं लफ्ज़ कर रहा हूं, उन्हें फौरी तौर पर उन वजारतों से अलहदा करें ताकि शफाफियत आ सके और अपना ग्रोथ रेट जो है वो बेहतर करें। अब इन तमाम की तमाम शराइत में से एक भी शराइत ऐसी नहीं जो मौजूदा हुकूमत पूरी कर सके। अगर हुकूमत देखे तो हुकूमत के 80% वज़रा वो हैं जिन पर करप्शन के इल्जामात हैं। उसके बाद
80% मुजरम वो हैं जिन पर करप्शन के इल्जाम हैं, जबकि बहुत से ऐसे मामला हैं जो ये चाहे भी करने तो नहीं कर सकते। तीसरा, मैं आपको एक और चीज भी दे दूं, जनवरी के महीने में नैब के केसेस जो इन्होंने खत्म करवाए थे, वो अदालतों के जरिए कभी इम्कान है कि इनके खिलाफ फैसला आए और वो केसेस दोबारा रीओपन हो जाए। और यह भी कभी इम्कान है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन मौजूदा नैब ना करे, बल्कि कोई ऐसा दायरा करे जिसको बराए रास्त अदलिया खुद मॉनिटर करे। लेकिन राणा साहब, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो कैसे बहाल हो जाएंगे जब उन्होंने कानून साजी कर रखी है, कानून साजी के पैराए के अंदर ही उन्होंने वो तमाम केसेस जो हैं वो खत्म करवाए हैं। जब तक कानून को फिर से तब्दील नहीं कर दिया जाता तब तक उनके ऊपर घेरा किस तरीके से तंग होगा? नंबर एक तो ये 2 तिहाई अक्सरियत से कानून साजी नहीं हुई, एक तो आप ज़हन में रखिएगा। नंबर 2, ये केस अदालत में है और अदालत अगर इनकी इन तरामीम को मुस्तरद कर देती है और ये हुक्म देती है कि नैब के ऐसे तमाम केसेस जो अहम तरीन हैं उन्हें दोबारा रीशेड्यूल किया जाए, रीओपन किया जाए और एक मुनसिफाना जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो फिर उसके बाद कोई कानून, कोई ऐसी शिक जो है वो इनको नहीं बचा सकती। इन्होंने 2 तिहाई अक्सरियत से अगर कोई कानून मंजूर करवाया होता और उसके बाद उस पर बहस हुई होती और बाकी फिर मामला होते और उस कानून को फिर अदालत में चैलेंज कोई थर्ड पार्टी करती, तो फिर ऐसे हो सकता था कि कुछ ना होता। ये चैलेंज करने वाली हुकूमत के अंदर अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, यानी तहरीक इंसाफ। अगर अपोजिशन में देखें तो सबसे बड़ी जमात है जिसने ये क्लेम किया है कि ये जानबूझकर बदनीयती की बुनियाद पर ये सब कुछ किया गया है, और साथ में ये क्लेम है कि हम एक बड़ी जमात हैं, हम में से किसी के साथ मुशावरत और ना ही हम इनकी इस कानून साजी में शामिल हैं। तो इस सूरत हाल में कानून कहता है, आइन कहता है कि इनके खिलाफ फैसला भी हो सकता है और ये तमाम आइन जो कानून इन्होंने जो बनाए हैं ये मनसूख भी हो सकते हैं। या सर, मैं आपको बड़ी सिंपल सी बता रहा हूँ, सादी सी बात बता रहा हूँ, आप दिन नोट कर लें, वक्त नोट कर लें। आज 25 दिसंबर है, रात 11 से 12 का टाइम, ये नोट कर लें। आपको जनवरी के तीसरे हफ्ते में हुकूमत के लिए सियासी फंदा नजर आ जाएगा। हुकूमत इंतहाई परेशानी में नजर आ जाएगी, हुकूमत रुखसती की तरफ जाती हुई नजर आ जाएगी। राणा साहब, अगर हुकूमत इतनी ही मुश्किल में है और हुकूमत को पता है कि हमारा घर जाना जो है वो इस वक्त तय हो चुका है, तो साद रफीक साहब जो ये बात कर रहे हैं कि इख्तलाफात सड़कों पर नहीं पार्लियामेंट के अंदर में ख़त्म किए जा सकते हैं, तो क्या बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है? कोई पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि बातचीत कर लें, कोई कुछ शराइत हम मान लेते हैं, कुछ आपकी मान लेते हैं? बिल्कुल ये है, मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दका कह रहा हूँ। ये बात आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। यासर, मेरे पास इतला ये है कि बाकायदा बैकडोर राब्ते ईवान सदर से जारी हैं। ईवान सदर के साथ साथ परवेज खटक के साथ भी ये राब्ते जारी हैं और ये राब्ते करने वाले ये बार बार ये कह रहे हैं कि हम कबलस वक्त इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। यहां तक मेरे पास इतला है कि ईवान सदर में एक मुलाकात में इसाक डार साहब ने यहां तक कहा कि अगर हमारे इत्तेहादी ना भी माने तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है, उसके बावजूद भी हम कबलस वक्त इंतखाबात करवा देंगे। और इन इंतखाबात के हवाले से बाकायदा आखिरी मराहल में बातचीत जा रही है और बाकायदा कप्तान के नोटिस में है और कप्तान से लम्हा बा लम्हा जो सदर पाकिस्तान है वो मुशावरत भी कर रहे हैं, राय भी ले रहे हैं, इजाजत भी ले रहे हैं। ये सारा कुछ हो रहा है क्योंकि हुकूमत ये बात बड़े
बड़े गौर से समझ चुकी है कि ना वो पंजाब में आ सकती है और ना ही वो वफाक में उस वक्त तक चैन से बैठ सकती है जब तक इमरान खान को वो राजी नहीं कर लेते, या इमरान खान जो है वो उन्हें इमरान खान को वो इलेक्शन की डेट नहीं मुतवक्के दे टर्म्स लेते। एंड कंडीशंस क्या हो सकती हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से, और जवाबी तौर पे पीटीआई के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या देखते हैं? अगर तो आप वफाकी हुकूमत चाह रही है कि वो बजट पेश करे, मसलन मैं आपको कह रहा हूं कि एक राय ये आई और ये तजवीज आई कि जनाब हम मई में ही बजट पेश कर देते हैं, मई के एंड में बजट पेश करते हैं और उसके बाद बजट पेश करने के बाद हम बजट को मैक्सिमम 8 से 10 दिन में मंजूर करवाते हैं और उसके फौरी बाद हम इस्तीफे दे के अपने घरों को चले, यानी असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और नए इंतहाबी ऐलान इंतहाबात के हवाले से ऐलान कर देंगे। ये मैं आपको मुसद्दका बात कह रहा हूं। और जब ये बात हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि इसमें पूरी पीडीएम और बाऊजी की मुशावरत और राजीनामा शामिल है, जिसके बाद सदर पाकिस्तान ने कहा कि मैं कप्तान से बात करता हूं। कप्तान इस बात पे राजी नहीं हो रहे कि ये बजट पेश करें। कप्तान समझते हैं कि ये बजट में जानबूझकर ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा देंगे कि जो इख्तिदार में आने के बाद इनकी तबाही का सबब बनेंगे, यानी तहरीक इंसाफ की तबाही का सबब बनेंगे। और वो कप्तान किसी सूरत में भी इस बात पे राजी नहीं है। अब बात बजट से पहले रुखसती की हो रही है और इसी पर मुज़ाकरात चल रहे हैं और मेरी इत्तला ये है कि जनवरी के पहले हफ्ते में 1, 2, 3 हो जाएगा। या मुज़ाकरात कामयाब या फिर हुकूमत के लिए एक ऐसा सियासी अंधा बल्कि गहरा तरीन कुआं जिसमें हर सूरत इक्तदार में मौजूद हुकूमत ने गिनना ही गिनना है और उसके बाद उस कुएं से इक्तदार के बदतरीन इक्तदार के कुएं में से जब ये बाहर निकलेंगे तो शायद ये इंतहाबी इत्तेहाद के काबिल भी ना रहे और शायद ये इंतहाबात जीत भी ना सके। राणा साहब, हसनैन दरेशिक साहब वाला क्या मामला? सुलह हो गई भाई। बात ये है हसनैन दरेशिक के हवाले से आज उसने कह दिया परवेज भाई ने, ये मेरे बेटे मोनस लाई की तरह जी। एक बात तो क्लियर हो गई है, पीटीआई और काफ लीग के अंदर बड़ा करीबी राब्ता होने के बाद बहुत से मामला तय हो गए हैं और जो मामला तय हुए हैं उनमें एक मामला ये भी है कि अब जिनको नाराज परवेज लाई साहब ने किया उनको परवेज लाई साहब बनाएंगे और जिनको नाराज तहरीक इंसाफ ने किया उन्हें तहरीक इंसाफ बनाएगी। इसलिए परवेज लाई साहब ने हसन दरेशिक के हवाले से बाकायदा ये पैगाम दिया और बाकायदा ये ऐलान किया कि वो उनका एक तो इस्तीफा नामंजूर और दूसरा उनके ये मेरे बेटे बोनस लाई की तरह है। इसके बाद तो कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग कितनी करीब है और ये आइंदा आने वाले दिनों में अपने वोट अपने स्कोर पूरे करके असेंबली को तहलील करने का भी हतमी फैसला कर चुके हैं। राणा साहब, खान साहब ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन ताखीर का शिकार होते भी हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता। जब फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर इतना जोर का मुतालिबा क्यों है? ये बातें गुफ्तगू की हद तक ठीक है लेकिन फर्क पड़ता है। खान साहब किसी सूरत में भी इंतहाबात को मजीद इल्तवा का शिकार नहीं होने देंगे। खान साहब हर सूरत में जो वक्त होगा 90 दिन का उसके अंदर अंदर ही इंतहाबात चाहेंगे और इसके लिए खान साहब कानूनी आईनी दोनों महाजों पर लड़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन राणा साहब, आप तो बात कर रहे हैं पंजाब के हवाले से। पंजाब की असेंबली तहलील हो तो फिर वफाक के हवाले से भी बात कर रहा हूं। नहीं, अगर वफाक निगरान हुकूमत का ये ऐलान नहीं करती तो फिर तो इंतखाबात की तो बात बाद में है ना। पहले तो निगरान हुकूमत का ऐलान होना बाकी है ना। हुकूमत को हर सूरत में ऐलान करना पड़ेगा। मैं ना वाला लफ्ज तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। मैं आपको खबर दे रहा हूं कि 23 मार्च तक आप देख लीजिएगा। 23 मार्च तक हालात इस कदर तब्दील हो चुके होंगे कि हुकूमत जो है उसको मजबूरन
इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा। आपको आवाजें आना शुरू हो जाएंगी, आपको लोगों की तोड़-फोड़ शुरू नजर आ जाएगी, आपको लोगों के खुलकर इस बात कहने हुकूमत के अंदर से बातें आना शुरू हो जाएगी कि अब हमें अबूरी सेटअप के लिए जाना चाहिए। राणा साहब, हम पिछले दिनों में ये बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLQ के माबैन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं सीट एडजस्टमेंट के मामले के ऊपर, तो उसमें मखसूस नशिस्तें हैं जिनकी तादाद मुख्तस कर दी गई है कि इतनी नशिस्तें जो हैं वो सीट एडजस्टमेंट के तौर पे चाहिए। लेकिन मुनस इलाही साहब आज ही बात करके गए हैं कि सीट एडजस्टमेंट के नंबर्स के ऊपर PTI से हमारी कोई बात नहीं हुई। आप ना बयानात पे ना आए, ये इसमें कोई शक नहीं कि जो इनकी बातचीत चल रही है उसमें ये तय हो रहा है कि हम मिलकर इलेक्शन लड़ें। मैं एक तो आपको क्लियर कर दूं। दूसरा, कुछ सीटों पर मामला तय हो चुके हैं जिन पर हतमी ऐलान कुछ दिनों बाद होगा, इसलिए बहुत से बयानात, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको अभी इल्तवा का शिकार किया गया है, से अभी इल्तवा में रखा गया है और उस इल्तवा की वजह से आप मोनस इलाही जो हैं वो भी इस वक्त वो खुलकर इजहार नहीं कर रहे, लेकिन वो आपको ये मुसद्दका इतला दे रहा हूं कहाँ कितनी किस सूबे में, किस जिले में कितनी किसको नशिस्तें मिलेंगी ये भी तय हो गया। और मैं आपको ये भी बता दूं, पंजाब की 20 से 25 होंगी। जी बिल्कुल होंगी। मैं आपको अगली खबर दे देता हूं यासर, जो किसी के पास नहीं है। बलोचिस्तान में भी काफ लीग और तहरीक इंसाफ मिलकर इलेक्शन लड़े। बलोचिस्तान में भी काफ लीग और तहरीक इंसाफ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और वहां पर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। कितनी सीटों पर सीट एडजस्टमेंट होगी ये मामला भी तय हो चुका। लेकिन सवाल ये बनता है कि बलूचिस्तान के अंदर PMLQ की स्टैंडिंग क्या है? वो तो फिर एक तरह से हाथ से ही अपनी सीट PTI ने PMLQ को देनी। ना 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 ना, आपकी शायद गिनती या उसमें आपको शायद नहीं पता कि हमेशा माजी में अगर आप देखें तो काफ लीग जो है उसने बलोचिस्तान में एक अच्छी खासी अपनी पोजीशन बना रखी है और बहुत से जो लोग हैं वो काफ लीग के साथ हैं। काफ लीग के बाद कोई लोग बाप पार्टी में गए थे, काफ लीग के बाद कुछ लोग जो हैं किसी और तरफ गए थे, लेकिन बलोचिस्तान के अंदर काफ लीग का एक अच्छा वजूद है और उसी वजूद को काफ लीग और तहरीक साहब मिलकर मजीद बड़ा बनाएंगे। राणा साहब, आप कुली तौर पे क्या देख रहे हैं? राणा सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि हम पंजाब में इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी वफाकी वजीर ये नहीं बता रहा कि हम कुली तौर पे इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। KP के अंदर, सिंध के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर PMLN की इस वक्त जो मीटिंग्स चल रही हैं, क्या कॉर्नर मीटिंग इस तेजी से है कि वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो? ये मैं आपको जो बार बार कह रहा हूँ कि 23 जनवरी तक इंतजार कीजिए, फिर उसके बाद आप देखिएगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है, इलेक्शन जो है वो शुरू हो गया है और ये इलेक्शन में जा रहे हैं। ये इनको बात समझ आ गई है कि इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। इनको जिस तरफ से जो पैगाम मिलना था वो मिल चुका है और 4 नंबर गेट भी बहुत से लोगों के लिए बंद हो चुका है, इसलिए अब इनके पास इसके अलावा चारा कोई नहीं। राणा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक आखिरी सवाल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से इत्तलात थी कि वो जनवरी में वापस आ जाएंगे। कुछ लोगों ने ये तारीख भी दे दी कि वो 21 जनवरी को वापस आएंगे, लेकिन पंजाब के अंदर जिस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्या आपको ये लगता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जनवरी में वापस आएंगे? देखिए, एक बात तो ध्यान में रखिएगा, आज भी उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, आकर इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। ये आप यही फिक्र चल रहा है ना सुबह से जी। तो इसी तरह होगा। मियां नवाज शरीफ आ रहे हैं, पहले मैं कहता था नहीं आ रहे, लेकिन अब आपको बता रहा हूं आ रहे हैं और आकर इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। अगर वो 21 जनवरी को आ रहे हैं तो मैं तो आपको 23 जनवरी की तारीख देख रहा हूं। इसका मतलब है 21 को आने का मतलब है कि 23 तक ऐलान कोई ऐसा होना जा रहा है कि इनके इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई ये नहीं कह रहा कि मियां नवाज शरीफ इंतखाबात से पहले यहाँ पर कुछ 6 माह पहले आ रहे हैं। ये बात नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर इंतहाबी इत्तेहाद जो है या जो इंतहाबी मुहिम है उस कैंपेन जो है वो चलाएंगे, उसकी क़यादत करेंगे। इसका मतलब है जनवरी में इंतहाबी कैंपेन शुरू हो रही है और जनवरी में अगर इंतहाबी कैंपेन शुरू हो रही है
तो इसका मतलब है जनवरी में ये अपने घर को जा रहे हैं या जनवरी में फिर इनके जाने का फैसला जो है वो फाइनल हो चुका। लेकिन उनके आने के बाद उनकी गिरफ्तारी, उनके केसेस, उसके खात्मे के लिए क्या तगदो होगी? अब कौन सी गारंटी है वापसी के लिए? यहाँ पर जिनके खिलाफ सबूत थे उनको अदालतों ने तो नहीं, मैं कह सकता कानून नाफज करने वाले अदालतों ने रिलीफ दिया, उसके बाद अदालतों से नहीं मिल गया। इस तरह मियां नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाएगा। सिर्फ एक रिलीफ है जो मियां नवाज शरीफ को नहीं मिलेगा, और वो रिलीफ जो है वो ये है कि इनको आने वाले वक्त में किसी सूरत में भी ये पार्लियामेंट के अंदर की सियासत नहीं कर सके। यानी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हो सकते, सड़कों की सियासत कर सकते हैं, कारकुनान को मुनज़्ज़म कर सकते हैं और नई तंजीम साजी कर सकते हैं, क्राउड पुलर हो सकते हैं, लेकिन उनका रास्ता जो है वो उनके लिए बंद हो चुका है। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बात कर रहे थे और ये देख रहे थे कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान में डेवलपमेंट क्या होगी। एक तरफ से अगर कुछ मुतालिबात जारी हैं तो क्या दूसरी तरफ से मुतालिबात पर आमादगी का इजहार किया जा रहा है या रास्ते में कुछ रुकावटें हैं? पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी हमने बातचीत की कि पंजाब के अंदर अगर इलेक्शन होगा तो कुल्ली तौर पर इलेक्शन की फ़ज़ा किस तरीके से बनाई जा सकती है, वफाक कुली तौर पे इलेक्शन को रुकवाने के लिए क्या इकदाम कर रहा है और बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान को चैलेंजेस क्या हैं, मौशी हालात हमारे किस डगर पे इस वक्त गामजन है। और सबसे बड़ी बात यह कि कौमी असम्बली में स्पीकर कौमी असम्बली के सामने इज्तमाई तौर पे जाके जो इस्तीफ़े दिए जाने हैं, उन इस्तीफ़ों की वक़्त क्या होगी कि जब स्पीकर कौमी असम्बली ये कहें कि फ़र्दन फ़र्दन हर रुकने कौमी असम्बली को आना चाहिए। क्या इस्तीफ़े कबूल करने के मूड में इस वक्त वफाकी हुकूमत दिखाई देती है? इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद खान नियाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नियाजी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। नियाजी साहब, ये बताइए कि पिछले एक हफ्ते के दौरान क्या वफाकी हुकूमत ने आपसे कोई बातचीत की है, कोई मुतालिबात आपके सामने रखे हों या आपकी कुछ शराइत मानने पर आमादगी का इजहार किया हो? यासिर, पहले सदर मुमलिकत साहब आरिफ अलवी साहब जो है वो मुज़ाकरात कर रहे थे दो तरफेन से, यानी कि खान साहब से भी वो बात कर रहे थे, पार्टी से भी कर रहे थे और मुस्लिम लीग नून के पास रिक्वेस्ट लेके गई थी, लेकिन वो संजीदा नहीं है। वो बेसिकली टाइम पास करना चाहते हैं, टाइम गेन करना चाहते हैं। उनके अंदर ये बात नहीं है कि इस वक्त मुल्क की मईशत या इस वक्त जो अदम इस्तेकाम है उसमें कोई इस्तेकाम लाया जा सके। वो सिर्फ पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं। वो कोई पाकिस्तान के लिए नहीं काम करना चाहते, बल्कि वो समझते हैं कि वो NRO जो उनको मिला है वो अपने केसेस जो है वो कोर्ट से या नैब से जितनी देर तक वो विड्रॉ नहीं करा सकते उतनी देर तक मेरे ख्याल में वो सीटों से चिमटे रहना चाहते हैं। नहीं साहब, राना अजीम बोल रहा हूं, अगर वो ऐसा ही कर रहे हैं तो आप ये बताएं कि कल आपने इस्तीफे पेश करने जाने, अब पेश होना आपने स्पीकर के, तो क्या कल आपके तमाम लोग पेश हो गए या कल का मामला भी आगे चला गया? अजीम भाई, कल नहीं होंगे, 28 तक बुध के दिन जो है वो 2-3, चूंकि कुछ लोग बाहर थे, कुछ चूंकि इकट्ठा करना था सबको, तो बुध के दिन जो है वो इंशाअल्लाह ताला खान साहब जो है वो सबको एक तो गाइडलाइन देंगे, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में इंशाअल्लाह ताला हम नेशनल असेंबली जाएंगे और वहां पे पहले भी हम दे के आए थे अपने इस्तीफे, दोबारा उनकी तस्दीक के लिए हम जा रहे हैं और मैं समझता हूं कि अब इस बाब को वाइंड अप होना चाहिए। और जो आज कौम डिमांड कर रही है 65% जो आपकी पॉपुलेशन है या इलेक्टेबल्स आपके जो रैप हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन होने चाहिए। अब उस कौम जो है वो इलेक्शन मोड में आ चुकी है, लेकिन इसके कितने परसेंट चांस है कि आप कौमी असेंबली में जाएं, वो आपको मना लेके आए, कानून साजी करते हैं और इलेक्शन की तरफ जाते हैं? कोई ऐसा भी चांस है?
अजीम भाई, ऐसा मेरे ख्याल में तो चांस है भी नहीं, और जाना भी हमें नहीं चाहिए नेशनल असेंबली। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हम आगे चले गए। इस वक्त वापस मेरे ख्याल में नेशनल असेंबली के अंदर जाना मुनासिब नहीं होगा। मेरी जाती राय है, बाकी पार्टी जो भी डिसीजन करेगी हम उसके मुताबिक प्रोसीड आप करेंगे। अक्सर ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ऐलान कर दे, तारीख दे दे, तारीख देने के बाद सारे मामलात हल हो जाएंगे, ताकि वफाकी हुकूमत को भी पता चले कि कब नए इंतखाबात होने हैं, हमें भी पता चले, अवाम को भी पता चले। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगले साल इलेक्शन होंगे, अगले साल अक्टूबर की डेट दी है उन्होंने। तो क्या वो मान लेंगे आप? वफाकी हुकूमत को किस तरह कायल करेंगे उससे पहले इंतखाबात करवाने? यासिर, आप देखें कि आज जो इनका पसंदीदा या इनके लिए जो मीडिया जो इनको प्रमोट करता है, वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो एट स्टेक है। आज आपके ड्राई पोर्ट पे, मतलब पोल्ट्री के लिए जो आपका सोयाबीन था वो पड़ा है, हजारों वो मेडिसिन के लिहाज से आपकी जो कंटेनर है वो रखे हुए हैं, और बहुत सारी और चीजें हैं। आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो एंड तक जा चुके हैं, और ट्रक के बत्ती के पीछे लगा पिछले दिनों उन्होंने जो मीडिया पे आके कहा कि जी हमें 13 से 14 बिलियन डॉलर जो है हमें दोस्त ममालिक देंगे, वो भी मेरे ख्याल में नहीं आए। तो इसमें हम जो कहते हैं हम कोई अगर ये डिलीवर कर रहे होते तो हम कहते कि बेशक ठीक है जी, आप अगले साल ना लाए, उससे भी अगले साल ले जाए, कोई ये मसला नहीं था। लेकिन कम से कम मुल्क के लिए काम तो कर रहे होते, ये पाकिस्तान के लिए डिलीवर तो कर रहे होते। लेकिन आज आपके इस माहौल में, इस सिचुएशन में आपकी पोजीशन डे वर्स्ट होती जा रही है। इस माहौल में आप खुद समझे कि आम पाकिस्तानी क्या सोचता है। वो ये सोचता है कि ये पाकिस्तान के लिए तो काम नहीं कर रहे, अगर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे होते तो हमें कोई इतराज नहीं था। नहीं, अगर ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे होते तो आपने कहा कोई इतराज नहीं, तो फिर मुझे बताएं कि मुल्क की माशियत इस बात की इजाजत नहीं देती, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, तो इलेक्शन कैसे होंगे? राना अजीम साहब, आप एक बाखबर मैं समझता हूं और एक रोशन आंखें रखने वाले साफी हैं। आपको मालूम है कि इस्तेकाम तभी आएगा जब आप नए मैंडेट के साथ आएंगे। पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान की मईशत को ऊपर ले जाने के लिए जो तलख फैसले हैं, या आप कह लें कि जो मेजर डिसीजन है, उनमें आपके पास सकत होनी चाहिए। आज देखिए, कल मैं देख रहा था मीडिया के ऊपर कि S&P उन्होंने आपकी रेटिंग CCC में कर दी है, B से भी CCC में कर दी है। तो आप खुद सोचें, आज IMF ने आपके लिए जो 2 हफ्ते आपको दिए हैं, इस माहौल में वाहिद हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन डिलेइंग टैक्टिक्स है, या पाकिस्तान के अंदर? चलो नियाज़ी साहब ये बता दें कि फिर सोल्यूशन है क्या? वफाकी हुकूमत ये कहती है कि मईशत को बेहतर करने के लिए 1 से 1.5 साल चाहिए। आपके जितने भी लोग हैं उनका भी मौक़िफ़ ये है कि जितना कबाड़ा इस वक्त हो चुका है या जितनी मुश्किलात हमें दरपेश हैं, ये फौरी तौर पे काम तो ठीक नहीं होगा, उससे 1-2 साल बेहतर होने में लग जाएंगे। तो फिर अवाम किसको मसीहा माने? बयानात आपके भी मईशत को ठीक करने के लिए वही हैं, वफाकी हुकूमत के भी वही हैं। यासिर, अगर आपके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी, आपके पास जो मॉरल अथॉरिटी होगी, जो उस गवर्नमेंट के पास क्या होते हैं, और फिर पाकिस्तानी जो आपको ज़र मुबादला भेजते हैं वो आप पे एतबार करेंगे, दोस्त ममालिक आप पे एतबार करेंगे कि ये गवर्नमेंट स्टेबल है, तो यकीनन आपकी इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। जब चीजें अनस्टेबल होती है तो कोई भी आपका साथ नहीं देता। वो समझते हैं कि ये डांग टपाओ पॉलिसी लेके आए हैं, सो इनके साथ एग्रीमेंट करना, इनके साथ आगे प्रोसीड करना मुश्किल होता है। तो इस वजह से वो हिचकिचा रहे हैं, और जिसकी वजह से डे बाय डे आज डॉलर जो आपको मार्केट में भी 250 से कम नहीं मिल रहा, तो बुनियादी वजह यही है। तो नहीं सब, क्या कोई ऐसा हो सकता है कि कोई तीसरी कुव्वत या कोई तीसरा सालस बीच में बढ़े और कहे कि आप 2 माह मिलकर काम करें और मुल्क की मौशियत को बेहतर करें तो हम इलेक्शन करवा देंगे?
तो इस पर क्या कोई बात हो सकती है? अजीम भाई, सबसे पहले हमारा जो 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद, उसके लिए हम राह हमवार करें। बाकी आपने जो कहा कि जी मईशत के हवाले से हम इकट्ठे बैठे या आगे प्रोसीड करें, तो उसके लिए मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं कहूं कि हाँ हम बैठ सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं बैठ सकते। उसकी वजह है कि ये वो लोग हैं कि जो एनआरओ लेके आए हैं, अपने केसेस से जान छुड़वाने के लिए आए हैं। वो पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम को ये नहीं है। और खान साहब का वाहिद यही एजेंडा है कि मैं इन चोरों के साथ कैसे बैठूं, इन चोरों के साथ ऐसे कौन से मैं एग्रीमेंट करूं, क्योंकि ये तो लुटो और फुटो की पॉलिसी लेके आए हैं। तो पाकिस्तान यही तो एक सवाल है। जब आप ये समझते हैं कि ये चोर हैं, इनके साथ बैठा नहीं जा सकता, तो फिर इस्लाहात के लिए भी आप उनके साथ बैठने को तैयार नहीं होंगे? फिर वहां पे आपका जो मुतालिबा है नहीं, वो तो हम कह रहे हैं ना यासिर, वो तो हम कह रहे हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन की राह की हमवार के लिए हमारी कमेटी बैठ सकती है। हाँ, अच्छा, चले अगर आप इलेक्शन जीत गए, बरसरे इक्तदार आ गए, मईशत को बेहतर करने के लिए यही ऑपोजिशन में लोग मौजूद हुए और उन्होंने आपको ये कहा कि बैठ के मौशी पॉलिसी को सेट कर लेते हैं, तो क्या फिर तब आप इन्हें बिठाएंगे? हम बिल्कुल नेशनल असेंबली के अंदर जो है, अगर ये कोई मुस्बित सजेशंस देते हैं, लेकिन एक बात है कि हम पहले भी कहते रहे कि जो एहतसाब के अमल है, जो करप्शन के ऊपर है, हम कभी भी उस पर समझौता नहीं करेंगे। अगर वो समझते हैं कि हमें कोई मुस्बित तजावीज नेशनल असेंबली के अंदर दे सकते हैं, तो हम बिल्कुल, अगर वो कोई ऐसी होगी, लेकिन खुद तो इस गवर्नमेंट में होते हुए कोई अपना को फाल किरदार अदा नहीं करेंगे, तो हमें क्या मशवरा देंगे? तो नया साहब, कब तक आप 18 तारीख को आप पेश होने जा रहे हैं? इंशाअल्लाह ताला बुध को 28 बनती है अजीम भाई, 28 को इंशाअल्लाह ताला हम तो कितने लोग होंगे आपके मुकम्मल तकरीबन कोई भी, मैं नहीं समझता इस वक्त कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जिसमें कोई कह सकूं मेरे तमाम ऑनरेबल कुलीग जो है वो इमरान खान की क़यादत में मुतहद है, और जो भी खान को इस मौके पर डिच कराएगा, समझो अपनी सियासत के साथ पाकिस्तान के साथ जो है वो अगर इलेक्शन हो जाते हैं, अगर आपके इस्तीफे मंजूर होकर ज़मीनी इलेक्शन होते हैं, तो लड़ेंगे? ये पार्टी जो भी डिसीजन करेगी हम उसके मुताबिक चलेंगे। नियाज़ी साहब, अगर वफाकी हुकूमत इलेक्शन इस्लाहात पे आपके साथ नहीं बैठती, तो साफ और शफाफ इंतखाबात को इंश्योर कैसे किया जाएगा? आप ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात होने चाहिए, आपकी ये डिमांड है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाना चाहिए, आपकी दीगर और भी बहुत सी डिमांड्स हैं, कोई भी डिमांड पूरी नहीं होती, तो फिर कैसे पीटीआई उसे साफ और शफाफ इंतखाब मानेगी? यासिर, अगर इस दफा साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होते, अगर ये इलेक्शन भी धांधली ज़्यादा होते हैं, मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा और इसका ज़ाला फिर मुमकिन भी नहीं होगा। ये पाकिस्तान की तारीख में हम एक ऐसे दोराहे पे आके खड़े हो गए जो वक्त की जरूरत है कि साफ और शफाफ इलेक्शन इस वक्त मैं समझता हूँ कि ऐसी इसकी अगर राह हमवार नहीं की गई तो ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और हमें कोई भी नुकसान नहीं हो दे सकता बाहर से, हम अपने लिए खुद खतरा बन जाएंगे। फिर अगर खान साहब को अगले महीने यानी नए साल के आगाज में इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया गया या गिरफ्तार किया गया, तो फिर पीटीआई का लायामल क्या होगा? पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल जो है वो बहुत शदीद होगा, जिसका ये हुक्मरान जो है ये टोला जितनी भी साजिशें करता है ये सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा रिएक्शन होगा। और हमारा बिल्कुल लाअमल बिल्कुल वाज़ेह है और हम इसके मुताबिक खुद प्रोसीड भी कर रहे हैं कि किस हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या करना है और क्या उसकी उम्र अमल करना है।
ये इनकी खामख्याली है कि खान साहब को ये गिरफ्तार कर सकते हैं, और नायल करने से माइनस जो इमरान खान है, मेरे ख्याल में ये मुल्क के लिए और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए कभी भी मैं समझता हूँ ये सूदमंद नहीं रहेगा, बल्कि इसके बड़े भयानक नतायज सामने आएंगे। नियाज़ी साहब, बकौल तो इमरान खान साहब, जी राना साहब, जी यासर आप करें साहब। नियाज़ी साहब, बकौल इमरान खान साहब, बाजवा साहब का ये मानना था कि अपोजिशन पे ज़्यादा तवज्जो ना दी जाए, तवज्जो मईशत के ऊपर दी जाए, और फिर खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि मैं इन्हें NRO 2 नहीं दूंगा। लेकिन अब वो बरसर इक़्तिदार आए, रफ्ता रफ्ता उनके सारे केसेस ख़त्म होते गए, अब हमें माशी तबाही का सामना है। बादिउन नज़र में बाजवा डॉक्ट्राइन आपको सही नहीं लगती? यासिर, अगर मुल्क के अंदर एहतसाब का सिस्टम या अशराफिया को खुली छूट दे दी जाए, तो फिर तो हिंदुस्तान में जो इस एक जमाने में ब्राह्मण सिस्टम हुआ करता था कि जो बड़ा होता था वो बड़े से बड़ा भी जुर्म करता था या किसी को मार भी देता था या जितना भी वो कर लेता था तो उसको कहा जाता था कि ये तो गुनाहों से पाक है, तो फिर वही माशरा लेके आ जाए तो उससे नुकसान क्या होगा? आपके अंदर से फिर जो आपने छोटे छोटे लोग, कोई चौकीदार, कोई क्लर्क, कोई कांस्टेबल पकड़ के रखे हैं जेलों के अंदर, तो फिर उनको भी छोड़ दे, फिर इसी अशराफिया को खुली छुट्टी दे दे, फिर जराइम की शरह जो है वो इतनी बढ़ जाएगी कि पाकिस्तान को क्या हमने बनाना, रिपब्लिक बनाना है, या पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था कि रूल ऑफ लॉ लेके आना है, पाकिस्तान को जो एक आजाद और गैरतमंद खिता दुनिया के सामने पेश करना है। लेकिन बसद एहतराम नियाज़ी साहब, आजाद खारजा पॉलिसी लेके रखनी। हम ये देखें कि अब तक जितने कानून पास हुए हैं, अपोजिशन उस कानून के मुखालिफत में अगर होती है तो वो अदालत में चली जाती है। अब तक जितने मुकद्दमात हुए हैं वो बरसर इक़्तिदार आते हैं तो मुकद्दमात ख़त्म हो जाते हैं, आप फिर से आएंगे वो मुकद्दमात फिर से शुरू हो जाएंगे, वो फिर से आएंगे तो मुकद्दमात फिर से ख़त्म हो जाएंगे। हम अभी तक एक ट्रेंड सेट नहीं कर सके। इस्लाहात के नारे तो हम लगाते हैं लेकिन इस्लाहात बाकायदा तौर पर नहीं हो पाती। हम दावे भी बहुत करते हैं, नारे भी लगाते हैं, लेकिन वो ट्रेंड सेट करेगा कौन? यासिर, बेसिकली तो आप मेरे साथ इत्तफाक करेंगे, अजीम भाई भी इत्तफाक है, मैं ये बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, और उसका नतीजा ये है कि आपका सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। इनको उठाने की जरूरत है, इदारों को के अंदर रूल ऑफ लॉ लेके आना अब वक्त की जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है, और पाकिस्तानी कौम अगर आगे बढ़ना चाहती है तो हर एक को, कोई भी इस मुल्क के अंदर मुकद्दस गाय नहीं होने चाहिए। हर एक बंदा, चाहे मैं भी क्यों ना हूं, अगर मैं खिलाफ कानून कोई भी काम करता हूं तो मुझे सजा के नीचे आना चाहिए। तभी हम पाकिस्तान को उस तरफ ले जा सकते हैं जो पाकिस्तान, जो मैं समझता हूं तकमील पाकिस्तान की तरफ जा सकते हैं, तभी जब आप सब खान साहब, जजा और सजा के ये नीचे से नहीं मुझे गुजरते। खान साहब काफी अरसे से लाहौर में डेरे डाले हुए अपने घर जमान पार्क में, बनी गाला की रौनकें खत्म हो गई। लोग कहते हैं कि खान साहब इसलिए इस्लामाबाद नहीं जाते कि इस्लामाबाद की इंतजामिया उन्हें गिरफ्तार या तंग ना करे। क्या वजह यही है या खान साहब आइंदा चंद रोज में बनी गाला जाने का प्रोग्राम रखें? अजीम भाई, आप समझते हैं कि खान साहब का जो ऑफिस है वो नीचे है बनी गाला के, मतलब घर से थोड़ा सा फासला। एक तो सेहत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, और यहाँ पे चूंकि डेरा भी, चूंकि पंजाब गवर्नमेंट के बहुत सारे जो इश्यूज थे, तो यहाँ बैठ के वो दो चीजें देख भी रहे हैं, बहुत ज्यादा मॉनिटर भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। कोई उसमें इंशाल्लाह जैसे जैसे उनके जो सेहत जो है वो ठीक हो रही, तो वो बनी असल तो आपको भी पता है वो ज्यादा खुश तो बनी गाला में ही होते हैं, क्योंकि वहां पे उनके लिए ज्यादा वो एक तो हेल्थ के मतलब हिसाब से वो पसंद करते हैं, और दूसरा वहां पे उनको जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी मिलती है। फिर पाकिस्तान से आए हुए जितने लोग हैं वहां पे उनको ज्यादा बेहतर अंदाज में मिलते हैं। लेकिन चूंकि सेहत की खराबी की बिना पे ये गो के छोटा घर है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे वो बैठ गए हैं, जब तक उनकी सेहत ठीक नहीं हुई तो इंशाल्लाह जल्दी वो वापस इस्लामाबाद चले जाएंगे, जल्द वापस इस्लामाबाद चले जाएंगे। और सियासी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो नैरेटिव बिल्ड किया था, इंसाफ उसी पर ही गामजन रहेगी। बहुत शुक्रिया अमजद खान नियाज़ी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इन्हीं सियासी इशूज़ पे मजीद भी बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले जिस तरह हम अमजद खान नियाजी साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लायामल बयान किया। उनका यही मुतालबा है कि साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए और उसके लिए वफाकी हुकूमत तारीख थे, लेकिन वफाकी हुकूमत माइल है इस बात पे कि अगले साल ही अक्टूबर के अंदर इलेक्शन होंगे। वो कौन सी सूरत है जो दरमियानी रास्ता निकाल सकती है, इसी बारे में बात करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। कामरान साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो 28 दिसंबर को हाजिर होने जा रहे हैं। अब इज्तमाई तौर पे इस्तीफ़ों के बारे में आइन क्या कहता है, क्या दिए जा सकते हैं या नहीं दिए जा सकते, या फिर असम्बली रूल्स के मुताबिक आपको फर्दन जाके ये इस्तीफ़े देने होते हैं? देखिए, इज्तिमाई इस्तीफे का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है, ना दस्तूर में है ना रूल्स में, मगर स्टिल जो है ना वो इलेक्शन, वो कोई भी शख्स जो है ना अपनी सीट से रिजाइन कर सकता है, मगर रिजाइन करेगा तो वो उसकी अपने हाथ से लिखा हुआ उसका इस्तीफा होगा। यहाँ पे इशू ये है कि हाथ से लिखे हुए इस्तीफे नहीं है, टाइप है। बाज लोगों के साइन जैली हैं, बाज लोगों के साइन किसी और बहाने पहले से लिए हुए थे और उसके बाद जो है ना उस पर टाइप करके वो किए हैं। मगर स्टिल अगर कोई कहता है कि ये मेरा डेजिग्नेशन है और हाथ से लिख के दे देता है तो देन मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं है। वो फिर इस्तीफा मंजूर करने के लिए स्पीकर पाबंद है और अल्टीमेटली वो इस्तीफा मंजूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्पीकर साहब तो जिद ये है कि फर्दन उन्हें खुद आना पड़ेगा। जी, फर्दन वो आना पड़ेगा। वो तो उसका तरीका कार ये है ना, फर्ज करें कि 100 लोगों के इस्तीफे हैं तो 100 लोग आ जाए, 5-5 मिनट जो है ना वो उसमें आके 5-5 मिनट मिलते रहे उनसे और फर्दन उनको बताते रहे कि हाँ जी मेरे सिग्नेचर्स हैं और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं ये सीट रिटेन नहीं करना चाहता। तो उसके बाद तो स्पीकर साहब के पास ऑप्शन कोई भी नहीं रहेगा। सही जी। राना साहब, अभी जो चंद हलकों में इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कराए गए उनमें से तो किसी को नहीं बुलाया स्पीकर ने और ना ही किसी को बुला के पूछा कि इस्तीफा आपने दिया या नहीं। वो चंद हलकों में अनाउंस किए गए और उस पर इलेक्शन करा दिए गए। उस वक्त ये कानून क्यों नहीं लागू किया गया? नहीं, उसमें कंट्राडिक्शन नहीं है। उसमें ऐसा है कि बाद दोस्तों को उन्होंने ये किया था कि हाउस में जो है इन इस्तीफों को ऑन किया था या मीडिया में इन इस्तीफों को ऑन किया था, तो उनके पार्ट पे जो है ना वो बिल्कुल क्लैरिटी थी कि वो इस्तीफे दे चुके हैं, तो इसलिए वो इस्तीफे एक्सेप्ट हुए थे। तो इसी तरह मुर्तज़ा साहब इसी तरह बहुत से अरकान असम्बली जिनमें फवाद चौधरी भी हैं, शाह महमूद कुरैशी भी हैं, असद उमर भी हैं, ये तो खुद ऐलान कर चुके हैं मीडिया में कई दफा कि हम इस्तीफे दे आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर चुके हैं। तो फिर इनको भी तो उसी पैरे में लेना चाहिए ना। ले लें तो ठीक है, नहीं लेते तो उसमें अगर ये भी चले जाएं तो इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ये जिद का मसला तो या ना का मसला तो नहीं है। अगर वो इस्तीफा उन्होंने उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया तो ये जाके कह दें, उनके सामने जाके कह दें कि मैंने रिजाइन कर दिया। अब फवाद चौधरी साहब का आपने नाम लिया, फवाद चौधरी साहब अभी तक जो है ना वो सरकारी घर उन्होंने मिनिस्टर कॉलोनी में रिटेन किया हुआ है और बाकी दोस्तों ने इसी तरह से घर भी रिटेन किए हुए हैं, इवन जो है ना सर्वेंट क्वार्टर तक रिटेन किए हुए हैं। तो वो जो है ना वो इस्तीफे देते भी हैं और सहूलतें लेते भी हैं। ये मुझे खुद भी समझ नहीं आया कि ये किस तरह के इस्तीफे। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर 2023 में होंगे। क्या तमाम इत्तेहादी जमातों की इसमें राय शामिल है? देखिए, फिल वक्त तो राय ये है, मगर सियासी लोग जब टेबल पे बैठते हैं तो राय जो है उसको जो है वो बदली भी किया जा सकता है, मगर ये टेबल पे बैठने का तरीका नहीं है कि आप धमकी दें कि हम इस तरह कर देंगे तो आप जो है ना इस इलेक्शन को फलाने महीने में कराएं। अगर कोई समझती है कोई पॉलिटिकल पार्टी संजीदगी के साथ कि मुल्क के मसाइल का हल जो है वो सिर्फ जो है ना नए इलेक्शंस में है, तो वो हाउस में आए और आके बैठे बात करें। इलेक्शन 2 महीने पहले भी हो सकते हैं, 2 महीने बाद भी हो सकते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। ये सिर्फ बात इतनी सी है ना कि 6-7-8 महीने में के बाद जो है इस गवर्नमेंट का जाना, इतनी इसकी मियाद है ना। ये कहते हैं 4 महीने में करवाओ, वो कहते हैं 8 महीने में कराएंगे, तो इसके दरमियान में भी कोई बात बन सकती है और एक दस्तूरी अमल भी मुकम्मल हो सकता है। साहब, एक पीडीएम का मुश्तरका बयान भी आया, उसके बाद वफाकी हुकूमत के वज़रा के बयान भी आए कि जनाब आप पंजाब असम्बली तहलील करें, केपी पे तहलील करें, हम फौरी इलेक्शन करा देंगे। अब असम्बलियां तहलील भी नहीं करने दे रहे और अगर कोई फैसला आता है तो उस पर भी बड़ी खुलकर हुकूमत तनकीद कर रही है। क्यों?
देखिए, इसमें असम्बलियां कोई भी तहलील नहीं करना चाहता। अगर असम्बली तहलील होनी होती तो स्टे जो चल रहा है, ये अंडरटेकिंग जो आई है, वो तो सिर्फ पंजाब असम्बली पे आई है। तो खान साहब ने तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नहीं तहलील की। और इसमें भी जो पंजाब असम्बली वाला मामला है, मुझे तो जो एज ए पोलिटिकल वर्कर मैच फिक्स लगता है। तो इसमें न वो चाहते थे, एक तरफ उन्होंने खान साहब को असम्बली साइन करके दे दी है, दूसरी तरफ अंडरटेकिंग साइन करके कोर्ट में दे दी है। एक तरफ कहा कि जी इसको भिजवा दीजिए, जब मर्जी ये असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी, दूसरी तरफ कहा कि मैं असम्बली डिसॉल्व नहीं करूंगा। तो ये कंट्राडिक्शन जो है ना, ये आप जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से राय रखते हैं, इस बारे में बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से हमने सवालात किए हैं, तो उनका ये मानना है कि हमने मजमूई तौर पे दोनों असम्बलियाँ तहलील करने की बात की थी, ये इन्होंने रोड़े अटकाए हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील कर दें, तारीखें तब्दील हो जाएंगी, ये हमें उधर फंसा देंगे, इसलिए हम मजमूई तौर पर असम्बली तहलील करने का इंतजार करेंगे। देखिए, वो बहाने हैं, लेम एक्सक्यूजेज हैं। अगर किसी ने इस्तीफा देना हो तो वो इस्तीफा दे देता है। अगर किसी ने असम्बली तोड़नी हो तो असम्बली तोड़ देता है। चौधरी परवेज इलाही असम्बली तोड़ने के लिए जो ना दिल से राजी थे, वो तो कह रहे थे कि 99% लोग असम्बली तोड़ने पे राजी नहीं है। इसी तरह महमूद खान की बॉडी लैंग्वेज देख लें। अब वो फंसे हुए कहते हैं इमरान खान के साथ जब बैठ जाते हैं तो उसको कहते हैं कि हम असम्बली तोड़ देंगे, मगर दिल से कोई भी असम्बली नहीं तोड़ना चाहता। दिल से असम्बली तोड़ना नहीं चाहते, लेम एक्सक्यूजेज इन्होंने बना रखे हैं। अगर ये इस्तीफे कौमी असम्बली में जाके देना चाहते हैं तो मजमूई तौर पे 100 लोग जाएं, 5-5 मिनट के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को मिलें और इस्तीफे जमा हो सकते हैं। उसमें फिर स्पीकर को वो इस्तीफा कबूल ही करना होगा। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी अगले हफ्ते, अल्लाह निगहबान।